बताया था कि एलपीओ और कुछ नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ केपीओ। बस देखो एक्चुअली बिजनेस आउटसोर्सिंग दो ही टाइप के होते हैं, यहाँ तो बीपीओ करना है बाहर, यहाँ तो केपीओ। अब इसमें उन्होंने एलपीओ ला लिया है। एलपीओ और कुछ नहीं है, देखो जब भी हम लीगल अफेयर्स, अपने लीगल अफेयर्स बिजनेस के किसी बाहर एजेंसी को देते, एसोसिएट को या ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसी को बोलते केपीओ। यानी इन शॉर्ट, जैसे एग्जांपल तुमने अपने बिजनेस, किसी का चेक बाउंस हो गया, किसी का चेक बाउंस हो गया, अब चेक बाउंस हुआ तो हमने एक वकील हायर किया। अब वकील ने खुद ने क्या किया, वो अपने इंटर्न देता किसी एम्प्लॉय को, बोलता ये काम तू कर, चिल्लर मैं नहीं करूंगा, मेरे पास बड़े बड़े केसेस संभालने के लिए पड़े हैं, बराबर कि नहीं। तो जब ऐसे ऐसे जब अपन ने कोई काम बाहर आउटसोर्स वाले को दे दिया, उससे एक अमाउंट ले ली, अब उसके एम्प्लॉय खुद ही निपटने बैठेंगे। देखो आपको साल का एक अमाउंट लेता है वकील कोई भी केस का, वो साल भर के अंदर वो अपने एम्प्लॉय खुद ही पालेंगे, कितना खर्चा क्या रहा वो खुद देखेगा, आपके लीगल अफेयर संभालता है, उसी को बोलते हैं एलपीओ। क्या बोलेंगे, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्लियर, इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं। मैंने आपको बता दिया कि अब बड़े बड़े जो बैंकिंग सेक्टर है, जो लोन प्रोवाइड करते हैं, अब लोन प्रोवाइड में क्या होता है, बैंक जो है ना, बैंक यहाँ तो खुद के अपने वकील एम्प्लॉय करती है, और अगर नहीं कर पाती है, जैसे क्योंकि बैंक का तो आए दिन लोन किसने रिडीम करने में, पेमेंट करने देरी कर दी, इंटरेस्ट कोई नहीं पे कर रहा, उनके आए दिन लीगल अफेयर्स चलते रहते बैंक के, है ना। तो उनको यहाँ उस कंडीशन में खुद का एम्प्लॉय रखना पड़ता। लेकिन जहां पे हमारा रोज का काम नहीं है, तो मैं खुद का एम्प्लॉय क्यों पालू साल भर, मेरे को बड़ी मुश्किल से 2 महीने में 1 बार 3 बार वकील की जरूरत पड़ रही है, तो मैं एसोसिएट से पहले ही टाइप करता हूं कि मेरे लीगल अफेयर अब तू संभालेगा, तो फिर हम वो काम आउटसोर्स कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं एलपीओ। और कुछ इसमें है नहीं बनने लायक, एक बार लैंग्वेज पढ़ के निपटा देते फटाफट। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज अ टाइप ऑफ केपीओ। देखो पहला उसने स्टेटमेंट दे दिया, ये उसने पहले ही स्टेटमेंट डाल दिया, इट्स अ टाइप ऑफ केपीओ विच प्रोसेस दैट स्पेसिफिक टू द लीगल सर्विस इन आउटसोर्सिंग। यानी इसका मतलब क्या है कि हमने सारा नॉलेज नहीं करते, मतलब लीगल के अफेयर्स हम जब आउटसोर्स करते हैं तो उसको केपीओ ना बोलते हैं, उसको एलपीओ बोलना, स्पेसिफाई करना, क्या करना उसको स्पेसिफाई। द प्रोसेस रेंजिंग फ्रॉम ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, यानी ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट यानी क्या, जैसे कंपनी में फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स थी, वो भी एडवोकेट करता है, कौन करता है, वो भी, समझ में आ रहा है तुमको। फिर उसके बाद परफॉर्मिंग लीगल रिसर्च टू ऑफरिंग द एडवाइस। अब अगर आप कोई लीगल रिसर्च कर रहे हो, लीगल रिसर्च में क्या होगा आपको बताऊं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, अभी एक न्यू मूवी गई राम सेतु, है ना। अब राम सेतु में आपने देखा होगा कि जो अक्षय कुमार साइंटिस्ट था, उसको पहले गवर्नमेंट से परमिशन मांगनी पड़ती है, वो एक टीम में जाता है कि पहले जा भाई राम सेतु को सच में मैन मेड है कि नेचुरल है, जा देख क्या। तो वो उसकी परमिशन लेने के लिए पहले लीगल देखो, आप देखो लास्ट में वो केस गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लास्ट सीन आपने देखा होगा राम सेतु का, तो लास्ट सीन में सुप्रीम कोर्ट ने ही आखिर फाइनल जजमेंट दी कि हम किसी की भावनाओं के साथ खेल सकते नहीं है, तो राम सेतु को डैमेज ना किया जाए, तोड़ा ना जाए ट्रांसपोर्ट की वजह से। अब मूवी देखी होंगी तो समझ में आ जाएगा। तो उस पर्पस में भी वो जो वकील केस लड़ा था ना सुप्रीम कोर्ट में, किसके खिलाफ, अक्षय कुमार के बिहाफ में, तो उसी को अपन बोलेंगे एलपीओ, यानी क्या बोलेंगे हम, वो एसोसिएट के पास एलपीओ था वो केस। अंडर एलपीओ लॉ फर्म्स या कॉर्पोरेशन ऑब्टेन लीगल सर्विस फ्रॉम द आउटसाइड लॉ फर्म्स या सपोर्टिव सर्विस कंपनी। कभी कभार क्या होता है, कोई कंपनी टाइप करके बैठ जाती है कि मेरे लीगल अफेयर्स पूरे तुम संभालेंगे, तो फिर वैसे कंपनीज जो है वो, जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार होते ना, फिल्म स्टार की जो प्रोडक्शन हाउस होते ना, प्रोडक्शन हाउस पहले ही एक एसोसिएट कंपनीज के साथ टाइप कर लेते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं ना, उनके लिए नॉर्मल एडवोकेट चलता नहीं है, उनके लिए भी एक ऐसा एडवोकेट कंपनी चाहिए जो कंपनी बना के बैठा है, वो भी यानी बड़ा वकील। अब सुप्रीम कोर्ट की केस लड़ोगे तो उसके लिए तुमको कोई तो भी एसोसिएट कंपनी, लॉयर, एडवोकेट कंपनी के बनाना पड़ेगा, यानी कोई, क्योंकि बड़े बड़े जो वकील रहते हैं ना, वो अपनी कंपनी बना के अपना एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो जब ऐसे कोई लीगल मैटर चलता है, जैसे एग्जांपल अभी बीच में पठान प्रोडक्शन के जो कंपनी थी, जिसने पठान को बनाया होगा मूवी को, अरे अभी ट्रोल चल रहा है ना उसके ऊपर, हाँ बाइकआउट चल रहा है ना आजकल, हाँ
तो अब जिस प्रोडक्शन हाउस ने बनाया होगा तो उसके लीगल अफेयर्स किसी बड़े वकील को दिए होंगे ना, तो वकील जो आया होगा अपॉइंट वो किसी कंपनी से आया होगा, यानी वो एडवोकेट सर्विस वाली कंपनी बनाई होगी उनकी किसने, वहां से उसका वकील लड़ रहा होगा। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से एक कंपनी जब अपने लीगल वर्क किसी अदर कंपनी को या अदर फर्म को या अदर एसोसिएट को या अदर ग्रुप ऑफ पीपल को दे देती है लीगल अफेयर संभालने के लिए, उसी को बोलते हैं एलपीओ, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। In other words, legal work is outsourced to area where it can be done at less cost. इससे क्या होगा, मुझे 24 दिन 24/7 मुझे वो एम्प्लॉय पालना नहीं पड़ेगा, उससे रेम्युनरेशन नहीं मिलेगी, मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं वो काम बाहर दे दूंगा। इससे क्या होगा, मेरी रेम्युनरेशन बच जाएगी क्योंकि मुझे इसको महीने के महीने पालना नहीं पड़ेगा, मेरे को जब जरूरत पड़ेगी मैं वो सर्विस लूंगा। समझा आपको क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यूएस आउटसोर्सिंग लीगल वर्क टू इंडिया। देखो भाई क्या होता है, यूएस ने हमको दिए हुए लीगल वर्क्स संभालते बैठो। समझा आपको क्लियर? अरे लीगल वर्क्स यहाँ पे अब मेंटेन होते पूरे यहाँ पे उनके यूएस के। एलपीओ इज अ हाई एंड इंडस्ट्री। क्या है ये? सबसे ज्यादा स्कोप है क्या आज की तारीख में, दैट हैज बीन ग्रोइंग रैपिडली इन रिसेंट ईयर। ये अभी के दिनों में, मैंने ना पहले बीपीओ केपीओ था सिर्फ, ये एलपीओ अभी एमर्ज हुआ है। क्या हुआ है? अभी एमर्ज हुआ है एक्चुअली। इन इंडिया एलपीओ गेन ट्रेमेंडियस ग्राउंड इन पास्ट फ्यू इयर्स। ट्रेमेंडियस ट्रिपल स्पीड यानी हाई स्पीड, एकदम हाई स्पीड से, एकदम रफ्तार से जो बढ़ता है ना कोई चीज, तो उसको ट्रेमेंडियस बोलते हैं। ट्रेमेंडियस स्पीड से अभी के सालों में ग्रो कर चुका है एक्चुअली। इट अचीव सक्सेस बाय प्रोड्यूसिंग सर्विस सच एज डॉक्यूमेंट रिव्यू, legal research, writing, drafting, benefits, drafting to briefings, etc. LPO apparently a media invention. It derives from BPO. कहाँ से आया हुआ है? पैदाइश से BPO से हुआ है एक्चुअली। KPO बोलो या करो, आया BPO से ये लोग, क्योंकि अगर मैं केपीओ के पहले भी जाऊं तो सिर्फ बीपीओ होता था। समझा आपको क्लियर? जैसे एग्जांपल दूं, सुनो, जो ये न्यूज मीडिया वाले हैं ना, न्यूज मीडिया वाले अखबारों में जब कोई भी टाइटल छापते हैं ना, तो पहले उनके पास एक एजेंसी हायर की हुई है वकीलों की। पहले वो अखबार का टाइटल जाता है उनके पास और वो देखते कि ये मुद्दे से हमारे ऊपर कोई आश नहीं आएगी, तो वो फिर राइटिंग एम्बिशियस करते हैं। एम्बिशियस इसके कई सारे मीनिंग निकलती हो। आप देखो, कभी मीडिया की लैंग्वेज सुनी होंगी आपने, तो वो स्पेसिफाई कभी नहीं करते कि ये सही में मुजरिम है। आपने संजू मूवी देखा नहीं क्या? वो क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। वो क्वेश्चन मार्क क्यों डालते हैं? क्योंकि उनको वो बच जाते वहां से कि हमने किसी के ऊपर थोपा नहीं, हमने पूछा है सिर्फ, और पूछना हमारा अधिकार है। तो इस तरीके से ये सब लीगल दिमाग एडवोकेट का चलता है। वो एडवोकेट एजेंसीज हायर करती है मीडिया कंपनियां, तब जाके वो किसी पे भी अटैक करती है। फिर भाई अटैक ऐसा करती है भाई खुद के ऊपर भी नहीं आए और सामने वाले की पूरी पोल भी खुल जाए। अरे आ रहा है समझ कुछ तुमको? तो इस तरीके से वो लीगलिटी में जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया हुआ है कि एलपीओ का जो मीडिया इन्वेंशन है, यानी मीडिया ने ही इसको इन्वेंशन किया है कि एलपीओ एजेंसीज हायर की जाए, जिससे क्या हुआ है, जिससे एलपीओ को यूज करके अपना बिजनेस का लीगल अफेयर्स हम हैंडल कर सकते हैं लेस कॉस्ट में। क्या होना चाहिए? अब इसके बेनिफिट भी, एवरी कॉइन इज टू दैट पॉजिटिव एंड। पहला है कॉस्ट ऑफ सेविंग कॉस्ट। ब्रीफिंग एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करते ना किसी के स्टेटमेंट्स को, तो उसके लिए भी वकील लगता। पूछ क्यों? तेरी केस तू खुद नहीं ले सकती, यू नीड सम एडवोकेट। ओके, अगर देखो खुद की केस खुद नहीं ले सकते ना अपन, जब एडवोकेट नहीं लेने को रेडी है तब होता है वो। ओके, और दूसरी बात, यू नीड सम लीगल नॉलेज फॉर हैंडलिंग लीगल अफेयर्स। तो उस देखो क्या होता है, अब कोर्ट में भी एक अपनी लैंग्वेज होती है। आपको मालूम है कोर्ट के अंदर एक नॉर्मल इंसान को क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि कोर्ट की एक अपनी रिस्पेक्ट होती है, कोर्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है।
वो लैंग्वेज अपने को नहीं आती है, इसलिए हमको बोलते कि वकील आया करो, क्योंकि अपन ने कुछ ऐसा गलत बोल दिया जिससे अपनी केस भी बनी हुई केस भी, तो इसलिए वो बोलते हैं कि लीगल मैटर पे बात करना है तो लीगली वो करो, समझा। ब्रीफ तो हमारे केस को ब्रीफ करता है, क्या करता है, वो एक्सप्लेन करता है ना पहले वो, इसलिए समझा आपको, क्लियर। हाँ तो आ जाओ इधर, बेनिफिट्स, नो अर्जन इंस्टीट्यूट कॉल पर बात कराओ। एक बात सुनो, ऑफिशियली मेरी एक स्टेटमेंट है, अगर आपको अर्जेंट कॉल आती है क्लास में, आज से मैं ऑफिशियल डिक्लेयर कर रहा हूँ, आज से आपको जितना भी अर्जेंट कॉल है ऑर्गेनाइजेशन के नंबर फोन आएगा, मेरे को कॉल आएगी, आप नीचे जाओगे, बात करने खत्म, बाकी मुझे बीच रास्ते फोन का डिस्टर्बेंस चाहिए नहीं, क्लियर। मैं अभी आपको अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है, फिर नहीं बोलना सर इसको अलाउ करते मेरे को नहीं करते, मैं अभी से बता रहा हूँ, अभी से तारीख गिन लो, आज से 26 तारीख है, 26/12 से आपकी बैच के अंदर मैं लागू करता हूं कि मुझे क्लास के अंदर कोई भी आज से उठ के नहीं बोलेगा कि सर अर्जेंट फोन है, कीर्ति स्पेसिफिक, स्पेशली यू, चलिए ओके। हाँ अब यहां पे ध्यान दो, तो यहां पे सेविंग ऑफ कॉस्ट, सबसे पहला बेनिफिट क्या है, तो एलपीओ से हमारा कॉस्ट बचता है, पूछो क्यों, क्योंकि हमको होल टाइम एम्प्लॉइज उनको नहीं पालना है, जब मुझे लीगल अफेयर की जरूरत होगी तब वो उसके एम्प्लॉय मेरे खुद ही काम कर देंगे, मुझसे महीने की महीने अमाउंट लेंगे, बस समझा आपको, क्लियर। एलपीओ अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस हाई लेवल टैलेंटेड एंड नीच एक्सपर्टाइजेशन। अब नीच क्या होता है, पागल है, नीच अपने पढ़ा, नीच बैंक पढ़ाना, नीच बैंक पढ़ाने अपने, तो उसमें नीच का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, नीच का एग्जैक्ट मीनिंग, फ्रॉड नहीं बोल सकते उसको, नीच का एग्जैक्ट मीनिंग है अ स्मॉल बचत कर सकते, बचत यानी अ स्मॉल कॉन्केविटी लिखा हुआ है, कॉन्केविटी, कॉन्केविटी कम, हाँ an enclosure that is set back or intended। तीन चार ए वॉइस आपस में बातें बंद करो, प्रियांशु कह रहे बेटा, इकोलॉजिकल नीश लिखा हुआ है, तीन चार मीनिंग इसके, इसका एग्जैक्ट देखो, तीन चार मीनिंग आ रहे हैं, मौका, स्थान, आला, आवास, यानी लोकल, लोकल लोकल लेवल बोल सकते हैं हम, स्मॉल भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको लोकल लेवल का एक्सपर्टाइज चाहिए या आपको हाई लेवल टैलेंट चाहिए तो आपको ये प्रिफरेबल है, एलपीओ प्रिफरेबल है। जैसे एग्जांपल अभी अगर एक लोकल वकील आपको हायर करना है या हाई लेवल का वकील हायर करना है, खैर मयंक, तो बस मेरी इच्छा है, खैर मेरे से पूछना नहीं है डबल, हाँ जाओ। तो फिर एक्सपर्टाइज चाहिए लोकल लेवल का या हाई लेवल का, डिपेंड ऑन योर केस, तो आप एलपीओ हायर कर सकते हो। और आपको बता दूं, बीपीओ और केपीओ से ज्यादा एलपीओ चलता है, पूछो क्यों? क्योंकि देखो बिजनेसमैन जो होता है, खैर है, तू भी बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेसमैन कभी अपने लीगल अफेयर्स
अपने एम्प्लॉय से लड़वाता ही नहीं है, ऐसे भी वो आउटसोर्स ही करता है, कोई एसोसिएट को देता है, वकील को देगा ना वो भी। तो इसलिए कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि ये एलपीओ ज्यादा चलता है कंपैरेटिवली केपीओ बीपीओ से। अरे एलपीओ है तभी तो ये एसोसिएट्स वगैरह वकील बन रहे हैं ना, देखो नहीं है ना। हाँ समझा। हाँ सिविल के केसेस ज्यादा बिजनेसमैन से आते, पूछो उससे आते कि नहीं, है ना। चेक बाउंसिंग का, कोई पैसा नहीं दे रहा है दोबारा कस्टमर, ऐसा प्रॉपर्टी इश्यूज। ओके हाँ अभी बस गिनवाने पड़ेंगे तो हो जाएगा बहुत। चलो नेक्स्ट है एलपीओ अलाउज कंपनी टू हैव कॉम्बिनेशन इन द हाउस एज वेल एज एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज। अब क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ इन हाउस एज वेल एज एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज। अब सर ये बात समझी नहीं, आप क्या कहना क्या चाहते हो, किसको समझी ये स्टेटमेंट में बताओ। थर्ड वाला एडवांटेजेस किसको समझा, हाँ बताओ। जैसे आपने एग्जांपल दिया था वो उनका इंजीनियर्स का, जो आपने बाहर से हायर किए थे, तो जो आपके एम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं उनका भी एक्सपर्टीज मिलेगा। हाँ अब सुनो उसका मतलब क्या है, जब भी बड़ी बड़ी कंपनी आती है ना, कोई बड़ा केस लड़ती है, क्या करती है, तो वो अपने अंदर का एक एक्सपर्ट एम्प्लॉय उनको रिक्रूट करती है कि आपके साथ मिलकर ये काम करेगा अभी जब तक ये केस चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। एग्जाम्पल दूं, आपको एग्जाम्पल दूं, सपोज एग्जाम्पल अभी देखो सुनो, सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी प्रेजेंटली गुजरात में एक पुल गिरी, ब्रिज गिरी, एक मिनट मुझे किसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो उस कॉन्ट्रैक्टर, अब वो कॉन्ट्रैक्टर जिस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने वो ब्रिज बनाया था उसके ऊपर उंगली उठी। हाँ अब जब उसके ऊपर उंगली उठी तो बात गई सुप्रीम कोर्ट तक। अब वो कॉन्ट्रैक्टर, सुनो मेरी बात समझो, वो कॉन्ट्रैक्टर के पास एक लॉयर ऐसे होगा क्योंकि उसको मालूम है कि मैं जब गवर्नमेंट के ठेकेदार हूं तो मेरे को आए दिन लफड़े होने ही होने, बराबर कि नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट के ठेकेदार ऐसे नहीं बनते भैया, गवर्नमेंट के ठेकेदार के लिए तुमको अपना वकील 24 घंटे पालना ही पड़ता है, क्योंकि लोकल के इश्यूज ये आते रहते हैं, तो उनके पास वकील होंगे। लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट के पास गई तो उसके वकील को बोला होगा कॉन्ट्रैक्टर ने, जा रहे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट दर्शन नहीं किया आज तक, सुप्रीम कोर्ट बोल इतना बड़ा केस नहीं लड़ा हो मैंने, तो बोला अरे लड़ना पड़ता ना भैया, अपने यहाँ पे आइए, मतलब बड़ा वकील हायर करना पड़ेगा। तो बड़ी कंपनी को एसोसिएट किया होगा जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट लॉयर को जब बुलाया गया होगा तो कंसल्टेंसी के साथ उसका लोकल का लॉयर भी बैठा होगा और उसने बोला होगा कॉन्ट्रैक्टर ने कि आज से आप और ये दोनों मिलके मेरा केस लड़ेंगे, क्योंकि अंदर के फैक्टर उसको पता है, हमारे लोकल लॉयर को जो हमारे साथ ही 24 घंटे काम करता है, मेरे पास एम्प्लॉयमेंट में कौन है वो, और बाकी आपको कैसे सुप्रीम कोर्ट को जस्टिफाई करना है, ब्रीफ करना है, वो आप से करोगे। तो डाटा आपको जो भी चाहिए वो यही देगा आपको, डाटा आपको ये चाहिए। यहां तो फिर इंजीनियर को बुलाऊंगा कि ये इंजीनियर है हमारा, ये आप लीगल अफेयर संभाल रहे हो तो आप दोनों मिलके संभालो, जो भी आपको डाटा चाहिए चाहिए देगा आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे कभी कभार जो केसेस जब बड़ी आती है ना, तो बड़ी आने के बाद हमको इन हाउस है ना, जो हमारे पास इंप्लॉइज है वो प्लस एक्सटर्नल एक्सपर्टिज्म की रिक्वायर्ड होती है। समझा आपको, जब मुद्दा बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होता है तब। ऐसा समझ में आ रहा क्या। अब आपको बता दूं एक और केस करो मैं आपको, सुनने वाली बात है, प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल हुआ है। देखो आपको मालूम होगा निर्भया केस हुआ था, प्लीज सुन लो सबसे। तो निर्भया केस के अंदर सुप्रीम जब हाई कोर्ट में बात गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट पे, पहले हाई कोर्ट में बात गई थी, वो हाई कोर्ट में जब बात गई थी तो अब जो अक्यूज थे, अक्यूज नहीं अक्यूज बोल रहा हूं, अक्यूज, हाँ रिस्पोंडर नहीं अक्यूज। हाँ देखो दो पार्टी होती है, एक अक्यूज पार्टी होती है, दूसरे को बोलते हैं रिस्पोंडेंट,
यहाँ विक्टिम नहीं बोलते, रिस्पोंडेंट बोलते हैं उसको। क्रिमिनल केस में विक्टिम बोलते हैं, विक्टिम भी बोल सकते हैं, यहाँ तो उसको एक अच्छा नाम है, रिस्पोंडेंट नाम है कुछ तो भी। मैं 1 मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ उसको। हाँ देखो, मैं आप 1 मिनट सुनो मेरी बात। तुम्हारी ना, तुम्हारा प्रॉब्लम यही है एक्चुअली आता है, पेटिशनर, क्या बोलेंगे, पेटिशनर, जो पेटिशन फाइल करता है, जो केस दाखिल करता है। तो अब हुआ, तो क्या हुआ था सुनो। अब निर्भया केस में बात जब सुप्रीम हाई कोर्ट पे जाई थी, तो हाई कोर्ट में जाने के बाद मुद्दा सेंसिटिव था, नेशनलाइज था। क्या था? अब पेटिशनर थे निर्भया के पेरेंट्स, निर्भया के लिए जो केस दाखिल करे उन्होंने, बराबर कि नहीं, वो एक्यूज के ऊपर जो 3-4 क्रिमिनल्स थे। अभी तो क्रिमिनल है लेकिन पहले वो अक्यूज थे। कौन थे वो? हाँ, जिसके ऊपर केस चल रही है वो अक्यूज होता है, फिर क्राइम साबित होने के बाद क्रिमिनल होते हैं। बैठो नीचे। तो निर्भया केस के अंदर आपने जब नोटिस किया था, तो अक्यूज ने जब हाई कोर्ट के वकील अपॉइंट किए होंगे, सॉरी इसने अक्यूज ने, तो उसने हाई लेवल किए। लेकिन जो निर्भया के पेरेंट्स थे वो एक गरीब, मतलब एक मिडिल क्लास व्यक्ति थे, इतना वो बेरेबल नहीं थे। तो उन्होंने जो वकील हायर किया था ना, उन्होंने एकदम लो लेवल का वकील किया था कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वकील होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट वकील चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पिटेंट वकील चाहिए, उतना वो एक्सपर्टीज होना चाहिए। लेकिन वो एक्सपर्ट होता है तो उतना पैसे भी लगता है ना। तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे गवर्नमेंट ने इन हाउस टीम से अपना एक वकील निर्भया को दिया था। यानी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये बैठक की थी उस टाइम पे की होगी, या कैबिनेट मिनिस्टर ने की होगी, या होम मिनिस्टर ने की होगी कि इतना बड़ा केस हुआ है, ये कॉम्पिटेंट दिख रहा नहीं निर्भया का वकील, एक काम करो इसको लेकर तुम बड़ा वकील, गवर्नमेंट खुद का वकील, गवर्नमेंट के पास तो बड़े से बड़े वकील है, गवर्नमेंट ने अपने इन हाउस टीम से अपना एक वकील हायर करके उनको दिया था कि तुम ये केस लड़ोगे इसके साथ मिलकर। फिर निर्भया के पेरेंट्स ने गवर्नमेंट को काफ़ी न्यूज़ पे आके वो भी किया था कि हमको बहुत फाइनेंशियली हेल्प मिली, क्योंकि आज केस में इंसान अपना पूरा जिंदगी लगाता है लेकिन केसेस खत्म नहीं होती है। सही है रॉन्ग है? तो इसलिए तो फिर इस कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लीगल अफेयर्स में हम अपने इंटरनल एम्प्लॉयज को रिक्रूट करके बाहर के एक्सटर्नल्स को साथ मिलके एक्सपर्टिज्म से टीम हायर करते हैं। समझा आपको क्लियर? अरे आ रहा क्या? तो बड़े बड़े केसेस में अपने अंदर के वकील प्लस एक्सटर्नल वकील हम हायर करके करते हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में उनके पास खुद के वकील हर एक डिपार्टमेंट के पास है, अपने खुद के है ना एम्प्लॉइज, बट स्टिल कई केस जब सेंसिटिव नेशनल रहता है तो ये मंत्री लोग क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट के वकीलों को बाजू में करके प्राइवेटाइज वकील हायर करते हैं कि ये केस बहुत बड़ा मुद्दा है, ये तू ही सॉल्व कर पाएगा। अरे आ रहा क्या समझ में तुमको? कुछ आ रहा समझ में? तो इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पे हम इन हाउस टीम के साथ अपने बाहर के एक्सटर्नल एक्सपर्टीज हम हायर करते हैं। नेक्स्ट है एलपीओ अलाउज कंपनी टू हैव कॉम्बिनेशन, हो गया ना, दिस इनेबल टू मीट द वर्कलोड एंड क्लाइंट डिमांड्स, इट आल्सो रिड्यूस द फर्म्स ओवरलोड कॉस्ट। फिर नेक्स्ट है ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड है वो डिपार्टमेंट कॉस्ट कम हो जाता है, डिपार्टमेंट का कॉस्ट कम हो जाता है। कैसे कम होता है सर? हम लोग लोकल वकील हायर कर रहे हैं, हम उसकी एम्प्लॉय भरते हैं, एक्सपर्ट वकील जो चाहिए उसके तो ना रोज रोज पे करेंगे, वो तो जब मुद्दा आएगा तभी हम पे करते हैं, तो उससे हमारा कॉस्ट कम होता है, वो डिपार्टमेंट का कॉस्ट कम होता है। समझा आपको क्लियर? डिसएडवांटेज, वेरी कॉन्टेस्ट टू दैट पॉजिटिव एंड LPO involves sharing important document between the companies and the third party. There might be a problem of authenticity. Authenticity का मतलब है कि हम किसी को एडमिनिस्ट्रेशन कर, जो हमारे कॉन्फिडेंशियल अफेयर्स है वो हम उनको राइट देते हैं। अरे जो हमारे जो छुपे हुए मुद्दे हैं वो हम उनको बता दे रहे ना, यानी उनके पास हमारी चाबी आ गई ना। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मूवी आई थी, एक मूवी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ
जॉली LLB पार्ट 2, नहीं जॉली LLB पार्ट 1। अब जॉली LLB पार्ट 1 में वो एक रोड के अंदर गरीबों को उड़ा देता। एक मत समझो, बमन ईरानी वो केस जीत जाता, बमन ईरानी वो केस जीत जाता, अपने क्लाइंट को बचा देता। अब क्लाइंट सिर्फ उसको 15-25 लाख रुपए की कितने की बात हुई थी, तो उसको 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए थमा के देता और बोलता बात तो 25 लाख की हुई थी। बमन ईरानी बोलता, तो बोलता केस तो एक ही मीटिंग में सटा दिया आपने। बोला एक मीटिंग सटा है वो, बोला ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है जाओ भाई, कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं बोला टाइम पे। उसने वो केस को इनडायरेक्टली रीओपन करवाया। कैसे? वो इसको कौन था रे वो सर्किट हर्षद वारसी को जानबूझ के एक फॉल्स वो बनवाया, गवाह बनवाया और फॉल्स गवाह बनवा के उसको रीओपन कराया। फिर वो फैमिली फिर डर गई, फिर वो गई बमन ईरानी के पास। फिर बमन ईरानी बोला अब 50 लाख लूंगा। कितना बोला? 50 लाख रुपए। और वो आदमी उसका ही था। और हर्षद वारसी ने क्या किया? हर्षद वारसी ने वो केस को रीओपन किया। उसको जनहित याचिका बोलते हैं। जनहित याचिका को इंग्लिश में क्या बोलते रे? क्या बोलते जनहित याचिका को इंग्लिश में? जनहित याचिका। जनहित याचिका को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ हाँ इंग्लिश में, हाँ अरे उसका नाम है ना, पब्लिक, हाँ पिटिशन, पब्लिक पिटिशन उसको, हाँ पब्लिक लिटिगेशन उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक लिटिगेशन को शॉर्टकट क्या है? हाँ PIL दाखिल किया। PIL दाखिल क्या होता है? PIL में आप किसी भी केस खोल सकते हो अगर आपको दिखता है कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट है तो काम। अगर कोई अनफेयर एक्टिविटी सोसाइटी के अगेंस्ट हो रही है तो आप किसी की भी केस रीओपन करा सकते हो PIL के थ्रू। तो उसने PIL दाखिल किया क्योंकि हर्षद वारसी का मुद्दा ही था यहाँ पे, बट स्टिल उसने किया फेमस बनने के लिए। और वहां पे जैसे ही 50 लाख रुपए फैमिली ने दिए उसको एडवांस, वहां से उसका गवाह बदल गया, वहां से गवाह उसका बदल गया कि जा मैं तो ऐसे ही आया था बगीचे में घूमने, वो मेरे बॉस ने बोला था भाई घूम के जा थोड़ा, ये हर्षद वारसी है जिसको वो विषय है PIL की, जा करवा थोड़ा फेमस करवा। और वो अपनी बाजी पूरी पलटा देता है। वो तो अलग बात है कि वो हर्षद वारसी भी केस लड़ता है जीतता है, लेकिन वो बमन ईरानी ने उस फैमिली का मिसयूज किया कि नहीं? यानी कभी कभार हम अपने क्या बोलते उसको, अपने जब हम किसी को LPO करते हैं तो इनडायरेक्टली हमारे लीगल अफेयर्स उनको हम कॉन्फिडेंशियल अफेयर्स में बताते हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आगे। समझा आपको? क्लियर? फिर नेक्स्ट है, तो इसी को बोलते प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी। क्या बोलेंगे इसको हम? द फर्म दैट परफॉर्म्स द आउटसोर्स लीगल वर्क में लैक इन डेप्थ नॉलेज। कभी कभार जिस एजेंसी को हमने आउटसोर्स किया है वो उसको नॉलेज कम होता है, जिसकी वजह से हम अच्छी खासी केस हार जाते हैं। क्या करते हैं? और हम तो बोलते हैं कि आपने कौन सा वकील दिया हमको, हमने तो आपको देख के केस दिया था, मेरा केस हरवा दिया, इतना इजी केस था, आप खुद क्यों लड़े? बोलते ना हम जिस वकील को हमने हायर किया हुआ है वो अगर खुद नहीं लड़ेगा तो दूसरे को देगा, तो हम उसको बोलते ना ऐसा। तो इनकॉम्पिटेंट पर्सन कभी कभार नसीब में आ जाता है। ऑफ ऑल रिलेवेंट लॉस, cultural and language barriers may create communication problem between domestic and international terms। अगर मैं कोई इंटरनेशनल मुद्दे में घिरा हुआ हूँ तो वहाँ का लॉयर और यहाँ मैं समझ नहीं पाते तो फिर लैंग्वेज बैरियर होता है। समझा आपको? क्लियर? नेक्स्ट है, एज द क्लाइंट एंड द फर्म मे बी लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज, LPO कैन गेट अफेक्टेड ड्यू टू जोग्राफिकल हर्डल्स। यानी यहाँ के लॉ अलग, वहां के लॉ अलग, समझ नहीं पाते क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। समझा आपको? क्लियर? तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे आते हैं। ज्योग्राफिकल हर्डल्स यानी एरिया टू एरिया जो लॉ डिफरेंट होते हैं वो प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये ड्रॉबैक थे जो हमने देखा LPO का। यहाँ फाइनली ऑफिशियली मेरा लेसन पूरा कंप्लीट होता है। आपका नेक्स्ट सेशन में नया लेसन शुरू होगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। हाँ
अकाउंट्स निकालो। पूछ नहीं रहा हूं, चुपचाप निकालो। आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगी। 2:30 को मुझे क्लास देना है। हाँ, क्लिनिक स्टाफ